सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें फिगर दे रखी है, नंदा देवी जो है वो है 7816 मीटर हाइट पर। तो इसको बोल दीजिए ए। इन्होंने बोल रखा है इसको ए डी। ट्रायंगल बना रखा है वैसे तो, पर मुझे तो हाइट लेनी है ना, मैं वो ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ। तो ए डी, और ये है इसकी हाइट दे रखी है 7816 मीटर। 7816 मीटर, ठीक है। फिर इधर दे रखा है इसको बहुत छोटा कर लीजिए, ये है पी एस, ये दे रखा है 1930 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट मान लीजिए, मिड पॉइंट यहाँ पर है। तो सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट कहाँ पर होती है? सैटेलाइट ऊपर आसमान में होती है। तो सैटेलाइट आसमान में जो है वो यहाँ से, मतलब इसके मिड पॉइंट के ठीक ऊपर है। तो मिड पॉइंट से ऊपर कहीं पर लाई कर रही है। अब कितनी हाइट पर है ये नहीं पता हमको, लेकिन क्या है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ नंदा देवी। तो नंदा देवी माउंटेन इधर है, तो यहाँ से जब इसका नंदा देवी माउंटेन के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया जाएगा, तो वह एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। थर्टी डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया। इसी तरीके से यहीं से सैटेलाइट से, ये सैटेलाइट है, और सैटेलाइट वाले पॉइंट को इन्होंने बोल रखा है एफ। ये एफ है। यहीं से जो ये मुलायनगिरी जो दूसरा वाला है, इसका जब एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया जाएगा, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाली भी एंगल, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स इज 1937 किलोमीटर। मतलब यहाँ से डी से लेकर और एस तक जो डिस्टेंस है दैट इज 1937 किलोमीटर। ये इतना किलोमीटर है। And the satellite is vertically above the midpoint of the distance between the two mountains. On the basis of the above information, answer the following questions. Find the distance of the satellite from the top of Nanda Devi. तो नंदा देवी के टॉप से आपको सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, यानी कि ये AF बताना है। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मैं मार्क कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट इन्होंने दे रखा है I, ये वाला पॉइंट दे रखा है H, ये वाला पॉइंट दे रखा है G, ठीक है। बस इतने पॉइंट्स की हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। तो मुझे यहाँ से और सैटेलाइट तक का डिस्टेंस यानी कि AF निकालना है। तो AF किस तरह से निकालेंगे? अब देखिए, AF निकालने के लिए एक तो ये एंगल तो है मेरे पास, ठीक है, ये वाली हाइट निकालनी है। अब या तो ये हो, तो ये मेरे को पता चल जाएगा। हमने क्या करा, हमने इसको मान लिया x, इसको x मान लिया। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1937 माइनस x किलोमीटर, फिलहाल तो किलोमीटर, ठीक है। अब उस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या किलोमीटर में ही रहने देंगे, देख लेंगे उस चीज़ को। तो अब जरा देखिएगा कि मैं इसमें ना ऐसा करने वाला हूँ कि ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री है ना, और कुछ नहीं दे रखा क्या? क्वेश्चन तो थोड़ा सा टिपिकली लग रहा है, दोबारा देखता हूँ।
Satellite flying at a height h is watching the top of the two tallest mountains in Uttarakhand, then being Nanda Devi 7816 meter and Mulayangiri 1930 meter respectively. The angles of depression is इतना इतना 1937 और इतना, ठीक है। तो एक काम करा जा सकता है, ये जो एफ जी है ना, इस एफ जी को वाई मान लीजिए। लेट एफ जी इज इक्वल टू वाई, एफ जी को वाई मान लिया और हम करेंगे क्या, हम टेन थीटा निकालेंगे भाई इन ट्राइंगल एफ जी ए। पहले तो टेन थीटा ही निकालो। इन ट्राइंगल एफ जी ए टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ जी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ जी अपॉन ए जी। एफ जी अपॉन ए जी, टेन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। एफ जी क्या है वाई और ए जी क्या है एक्स, ठीक है। तो यहाँ से वाई एक्स इज इक्वल टू आ गया y√3, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ गई y√3, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। अच्छा जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। ये तो ट्राइंगल एफ जी ए हुआ। और कौन सा राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है भाई, एक तो ये तो देखना ही होता है ना राइट ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। और कौन सा राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, और राइट ट्राइंगल हमको ये दिखाई दे रहा है ट्राइंगल एफ एच पी। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल एफ एच पी। तो ये जो ट्राइंगल एफ एच पी है इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एफ एच अपॉन बेस एच पी। तो tan 60 डिग्री कितना हो गया √3, और एफ एच ये क्या हो जाएगा एफ जी वाई। और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7816 में से 1930 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो जी एच इज इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं, जी एच इज इक्वल टू 7816 माइनस 1930, तो इतना आ जाएगा 7816 माइनस 1930। 6 माइनस 0 इज 6 और 11 माइनस 3, 6 माइनस 0 इज 6, 11 माइनस 3 इज 8, इधर बच गया 7, तो 17 माइनस 9 इज 8 और 6 माइनस 1 इज 5, 5886 मीटर जी एच। तो जब मैं एफ एच की बात करूंगा तो ये हो जाएगा वाई प्लस 5886 मीटर, वाई प्लस 5886 ये हो गया। और एच पी कितना है, एच पी है 1937 माइनस एक्स। इसको लेना 1937 1 2 3, 1937 के आगे 3 जीरो लगाना क्योंकि किलोमीटर दे रखा है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, माइनस एक्स। तो इसका मतलब एक्स अब हमारा मीटर में ही आएगा, ठीक। अब यहाँ से √3 इंटू 1937,000 1937,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 5886। तो यहाँ से अब आप ये देखिएगा कि मेरे को ना दोनों में से एक की वैल्यू पता चल जाएगी, y की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू पता चल जाए या x की वैल्यू पता चल जाए, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो बस वो थोड़ा सा है मुश्किल क्योंकि वैल्यू दे रखी है x की y की टर्म्स में, तो x को जरा यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे y√3। तो √3 1937,000 माइनस y x कितना है y√3 इज इक्वल टू वाई प्लस 5886, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये लग रहा है कि ये जो टर्म है ना 1937,000 ये अभी हमको परेशान कर रही है, लेकिन एक्चुअली करेगी नहीं है परेशान, बताता हूँ क्यों। √3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू 1937,000 है ना, एक तो ये हो गया
और फिर √3 इंटू y√3 क्या हो जाएगा 3y, माइनस का 3y इज इक्वल टू y प्लस 5886। अब √3 क्या होता है 1.732 इंटू 1937000, ठीक है, और इज इक्वल टू -3y को उधर ले जाओ तो 3y प्लस वाई प्लस 5886, डेसिमल गया नीचे पॉइंट, नीचे 1 आया और आगे 3 जीरो, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 1732 इंटू 1937 ये करना है, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ। तो 1937 इंटू 3354884, 3354884 इतना आ गया। 5886 को इधर ले आओ, -5886 इज इक्वल टू 4y, तो 4y इज इक्वल टू, हाँ जी, 14 माइनस 6 इज 8, 14 माइनस 6 इज 8, इधर क्या बचा 7 बचा, 17 माइनस 8 इज 9, 17 माइनस 8 इज 9, इधर कितना बचा फिर से 17 बचा, तो सॉरी 7 बचा, तो 17 माइनस 8 इज 9, इधर 3 बचा, 13 माइनस 5 इज 8, इधर 4 बचा, ये आ गया 4 और ये 3, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 ज़ा 32, 33 माइनस 32 इज 2, 1, 1 4 14, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो 1 4 14, तो 2 आ गया, 2 8 28, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 इज 1, 1 9 19, 1 9 19, 4 4 ज़ा 16, 19 माइनस 16 इज 3, 3 8 38, 4 9 ज़ा 36, 38 माइनस 36 इज 38 माइनस 36 इज 2, 2 0 20, 4 5 ज़ा 20, तो y की वैल्यू आ गई 837249.5 मीटर, इतना हो गया। मतलब ये वाली हाइट मेरे पास आ गई। अब वो क्या पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि आप यहाँ से जो नंदागिरी माउंटेन के टॉप से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस बताइए, मतलब AF बताना है। तो y तो आ गया ना हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बस। तो ए पार्ट में क्या करेंगे, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू FG अपॉन AF। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, है ना। FG का मतलब है y, मतलब 837249.5 अपॉन AF, ठीक है। AF इंटू 1, ये AF हो गया, और जब 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी आ गया, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 1 कैरी आ गया, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 8 ज़ा 16, 1 6 7 4 4 9 मीटर, इतना मीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं है, बस इतना है कि कैलकुलेशन एक्चुअली वही है कि मतलब इसमें कैलकुलेशन वर्क इतना ज़्यादा है और इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं कि उसमें बच्चा बीच में कहीं ना कहीं ये सोच ही लेगा कि मैं कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ओहो, खैर कोई बात नहीं। मतलब फिर मैंने वहां से कर दिया था, इसके बाद मैं इसको छोड़ दिया था, फिर आगे से कर तो मैंने सबसे एंड में लिखी है मैं बड़े-बड़े कैलकुलेशन फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूं, उनको डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो आंसर देखो वही डिवाइड करके आएगा, मैं तो फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूं, तो आधा आधा नंबर कट सकता है। चलिए जी, तो एक तो ये हुआ। बी पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुलायनगिरी, मतलब अब यहाँ से पी से लेकर एफ तक का भी डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला आराम से निकल जाएगा क्योंकि एफ से लेकर और एच तक की हाइट मेरे को मालूम है। ये एफ से लेकर एच तक, तो वाई तो हमें पता ही है, ठीक है। और जी एच हम जानते ही हैं, जी एच है 5886। तो बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट में हम करेंगे यहाँ पर साइन 60 डिग्री
साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि एफ एच अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एफ पी, एफ एच अपॉन एफ पी साइन 60 डिग्री इज √3/2, ठीक है ना। और एफ एच कितना हो जाएगा, वाई प्लस जी एच अपॉन एफ पी √3/2। अब y यहाँ पर कितना है, 837249.5, 837249.5, ठीक है। ये तो हो गया y, और जी एच कितना है 5886 अपॉन एफ पी। ये मिटा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा भाई √3 × एफ पी, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है, करो जी इसको। 9 + 6 15, 1 कैरी आ गया, 1 + 4 5, 5 + 8 इज 13, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3, 3 + 8 11, फिर 1 कैरी आ गया, 1 + 7 8, 8 + 5 13, फिर 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4 और 8। 843135, 843135.5। बता दीजिए भाई, ठीक है ये, गलत तो नहीं करा मैंने। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 9 + 6 15, 1 कैरी आ गया, 1 + 4 5 + 8 13, फिर से 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 8 11, 1 कैरी आ गया, 1 + 7 8 + 5 13, 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4, ठीक है, ठीक है। और 2 इसमें मल्टीप्लाई करना है अभी, और एफ पी इज इक्वल टू 2 × 84313.5 अपॉन √3, तो √3 इधर है, √3 इधर है, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ फिर मैं, ठीक है, कर लेना अपने आप। अच्छा, अभी तसल्ली नहीं हुई है। If a man is standing at point C at a distance of 7816 from Nanda Devi mountain, then find the angle of elevation from this point to the top of the Nanda Devi mountain. The top of the Nanda Devi mountain. हाँ ये तो हो गया। हाँ वही गलत है ये। सबसे स्मार्ट ये करता हूँ। अच्छा तुम्हारा सेट अलग था, ओके। हाँ वही मैं देख रहा हूँ यार, ये तो पता नहीं कुछ बिना देखे इन्होंने दे दिया। खैर चलिए, सी पार्ट भी कहो तो करा देता हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना। कहो तो करा देता हूँ, मुश्किल नहीं है। मतलब इन्होंने क्या करा है कि ये जो माउंटेन है ना, इस माउंटेन को फिर इन्होंने ऐसे बनाया भी है इस डायग्राम में, और यहाँ पर पॉइंट सी है, और इन्होंने ये बता दिया कि ये पॉइंट सी सेंटर से कितनी दूर पर है। अरे ये तो ठीक है ना, देखिए क्या दे रखा है। इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट सी यहाँ पर है, पॉइंट सी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7816 फ्रॉम नंदा देवी माउंटेन। नंदा देवी माउंटेन की हाइट भी 7816 मीटर, और वो भी 7816 मीटर पर खड़ा है, 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये तो आसान है, लेकिन हाँ ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन बहुत लंबी है, ठीक है। और फिर बच्चा उसको समझेगा, समझने में करेगा, वो फिर गड़बड़ हो सकती है। चलिए जी कोई बात नहीं, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला देखते हैं। एन आर ग्लास इज अ टाइमिंग डिवाइस विद 2 कनेक्टेड ग्लास bulbs
containing sand that takes an hour to pass from the upper to the lower bulb. ठीक है, तो ये बना रखा है, वो होता है ना टाइम देखने वाला जो होता है, वो जिसमें सैंड गिरता रहता है, उसकी बात कर रहे हैं, आर ग्लास बोल रहे हैं उसको। ये मिटा दूँ इधर से? हाँ, अरे ऑनलाइन वालों को समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? अनंत और ओमना बताइए भाई। मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने लास्ट टाइम अनंत को देखा कब था। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से नहीं आया। हाँ, an hour glass is a timing device with two connected glass bulbs containing sand that takes an hour to pass from the upper to the lower bulb। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसे कर रखा है। The shape of an hourglass is made like using the identical glass cones of diameter 10 centimeter each. These two cones are placed with their tips head to head as shown in the figure. The total height of the hourglass is 24 centimeter. Now answer the following questions। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर दे रखा है एक कोन का वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। और जब ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है तो भाई यहाँ से यहाँ तक वाला 12 ही बचेगा, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि एक जगह छोटा हो और एक जगह बड़ा हो, तो फिर तो ऐसा बराबर बराबर रेत आएगा नहीं दोनों में, तो दोनों का बराबर बराबर होगा। फिर वो बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास यूज्ड इन मेकिंग इट ग्लास बल्ब्स। तो ये ग्लास बल्ब्स है, ये भी ग्लास का है और ये भी ग्लास का है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास यूज्ड इन मेकिंग इट। बताओ भाई सरफेस एरिया क्या होगा? इसका नीचे वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया और ऊपर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि अब यहाँ पर भी वो कांच का बनाया होगा या नहीं, कुछ लिखा है क्या ऐसे? इज मेड लाइक यूजिंग द आइडेंटिकल ग्लास कोन्स ऑफ डायमीटर इतना, दीज टू कोन्स आर प्लेस्ड विद देयर टिप्स हेड टू हेड। The total height of our glass is 24 centimeter. The surface area of the glass used in making it. मेरे हिसाब से जो ये बनाया जाता है इसमें नीचे तो प्लास्टिक और ऊपर तो प्लास्टिक रहती है, बीच में ही तो कांच रहता है। हाँ, मतलब ये क्योंकि ग्लास का बनाया हुआ है इन्होंने, इस वजह से मैं ग्लास बोल रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई कर रहोगे तुम, कमज़ोर हो गए हो भाई, खाया वाया पिया करो, तुम पतले दुबले लग रहे हो मेरे को, बड़े दिनों में दिखे हो आज। तो मैं ये कह रहा था कि जो मतलब वो कांच का बना है क्या? मैं उसको कह रहा था, तुम्हारी अलग ही कहानी चलती रहती है। और ये इतने लंबी लंबी मूछे। हाँ, मैं बचपन में कॉमिक्स पढ़ता था चाचा चौधरी, तो चाचा चौधरी वाली मूछे हो रही तुम्हारी, बस एक पगड़ी और पहन लो, बस पक्का वही लगोगे। देखिए वो नहीं, चाचा चौधरी के बारे में सुना ही नहीं है तुमने? अरे भाई बिना बस, चाचा चौधरी बड़ा फेमस कैरेक्टर है। तो ग्लास का बना हुआ है, हाँ तो वो चाचा, फिर ये ऊपर और नीचे ग्लास का बना हुआ है और उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक है और नीचे भी प्लास्टिक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर भी कांच और यहाँ पर भी कांच, मतलब हमको जो कोन है, कोन का सरफेस एरिया निकालना है ऊपर भी और नीचे भी। तो आप ये कहें फर्स्ट पार्ट है कि
area of two cones is equal to pi RL plus pi RL. pi RL plus pi RL. अच्छा ये बता देना ये कैसे निकलेगी स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर हो गई, तो 2 × 22/7 और रेडियस कितना है 5 और स्लैंट हाइट कितनी है 13, ठीक है। सर कैलकुलेशन छोड़ दो सर, कंटिन्यू 3.14 छोड़ दो, है ना। और सेकंड पार्ट देखें, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन द आर ग्लास, बताना जरा। वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन द आर ग्लास, टोटल वॉल्यूम निकाल दें। नहीं, दोबारा सोचो। नहीं, यही तो इसमें सारी वॉल्यूम ऑफ वन कोन। क्यों? क्योंकि एक बार में एक में ही तो रेत भरा रहता है, एक में अगर रेत भरा रहेगा तो दूसरा खाली रहता है, यही तो होता है। अगर दोनों ही भर जाएंगे तो फिर वो रेत जाएगा कैसे, जाएगा ही नहीं। ये गड़बड़ कर दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट देखिएगा, इफ वी कंसिडर अ सिलेंडर फ्रॉम विच 2 कोन्स ऑफ आर ग्लासेस इवैक्यूएटेड देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लेफ्ट। सिलेंडर की वॉल्यूम में से आपको दोनों कोन्स का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ ठीक है, अच्छा जी। और बताइए, और किसी को कोई डाउट कहीं पर कुछ पूछना है? कहाँ लगे पड़े हो भाई? सर वो उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यही मैं देख रहा हूँ, लगा पड़ा है भाई, मानेगा नहीं आज। कंसंट्रेशन बनाने के लिए इसने कैप पहनना शुरू कर दिया है ताकि मेरा दिमाग इधर उधर ना जाए। बताओ भाई आदित्य, तुम्हारे सेट में कहीं कोई डाउट हो तो ये दे देना पीछे। हाँ जी, 412.85। अच्छा अच्छा, एक उसमें ना ये भी लिखा हुआ आता था, जैसे उसमें एक करेक्टर था साबू। साबू बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा था, है ना। और हाँ, ये साबू है ना। तो वो जो है उसमें उसमें ये लिखा हुआ आता था, कभी कभी ये लिखा हुआ आता था, जब साबू को गुस्सा आता है तो दूर कहीं ज्वालामुखी फटता है। ठीक है, ज्वालामुखी जानते हैं, वल्केनो। और चाचा चौधरी के बारे में बीच बीच में लिखा हुआ आता था। चाचा चौधरी हर गुत्थी को सुलझा देते थे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। तो एक साइड में कंप्यूटर बना हुआ आता था और लिखा रहता था, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो ऐसा ही कुछ तेज चला है, मुझे लग रहा है अभी दिमाग तुम्हारा कैलकुलेट कर दिया। क्या आ रहा है 400 पॉइंट, 412.85। ये देखो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चुटकी में कर रहा है आजकल, जब से चौधरी चाचा ना, बस। चलो भाई बताओ, और कुछ है क्या? नहीं तो मैं फिर कुछ करवाता हूँ। आपका नेक्स्ट टेस्ट मैंने बोला था क्वाड्रेटिक का और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की करवाऊँ फिर क्वेश्चन अपनी तरफ से करवाऊँ, है ना। PYQs देखते हैं, कुछ है क्या? बताओ कौन सा। अच्छा, ये 30 वाला ना, 30 वाला सेंटर ऑफ सर्कल। एक और क्वेश्चन देखिएगा, मुझे कमाल है आप लोगों ने ये कॉमिक्स पढ़ी नहीं है। इसका तो PDF भी मिलता होगा, कभी सर्च करके देखना। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज होती थी उसमें। ट्रेन में कहाँ जाते थे तुम? अच्छा, तुम ट्रेन में कहाँ जाते थे? इंदौर जाता हूँ। इंदौर। पहले तुम इंदौर में रहते थे क्या? नहीं, वो दूर से हम इंदौर जाते थे तो फिर नानी घर आते थे। नानी इंदौर में रहती है? ये बताओ सीधा सीधा, जब नानी के यहाँ जाता था तब पढ़ता हुआ जाता था। हाँ जी, देखिएगा, द सेंटर ऑफ अ सर्कल is 2a, a minus 7. Full stop. Find the values of a
Find the values of a if the circle passes through the point if the circle passes through the point 11 comma minus 9 11 comma minus 9 and has diameter and has diameter 10 root 2 units. 10 root 2 units. The center of a circle is 2a comma e minus 7. तो सर्कल बना लीजिए. O सर्कल के सेंटर को हमने O बोल दिया, तो 2a comma a minus 7. Find the values of a if the circle passes through the point. If the circle passes through the point 11 comma minus 9, तो सर्कल किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट P बोल दिया, वो हो गया 11 comma minus 9. ठीक है. If the circle passes through the point 11 comma minus 9 and has diameter 10 root 2 units. तो diameter दे रखा है 10 root 2 units. तो अब हम ये कहेंगे इसमें diameter is equal to 10 root 2. It implies that radius is equal to 10 root 2 upon 2. तो 2 5s आ, तो रेडियस कितना हो गया 5 रूट 2 यूनिट्स. ठीक है. मतलब O से लेकर P तक वाली लेंथ मेरे पास आ गई, रेडियस 5 रूट 2 यूनिट्स. नीचे मुंह करके ना पेन को ऐसे ऐसे घुमा रहा, लिख नहीं रहा है कुछ भी. ये देख लो इसको. और भाई तुम ये किस तरीके से हंस रहे हो, इतनी कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड, इतनी बारीक आवाज. चलिए ये देखो फिर वैसी आवाज. क्या भाई मुकुंद, तुम भी ना, अब 10th खत्म होने वाली है तुम्हारी, तुम अभी भी बचपन हो गया मतलब तुम्हारा. चलिए OP इज इक्वल टू स्मॉल आर, और OP मैं OP निकालूंगा तो ये रेडियस के ही इक्वल है. 11 माइनस 2a, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. वो डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 माइनस a माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r क्या है 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 का होल स्क्वायर. नहीं अभी 5 रूट 2 ही लिखेंगे, 5 रूट 2. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो दोनों तरफ से जो ये इधर से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 9 माइनस a और माइनस माइनस प्लस का 7 इसका स्क्वायर. ठीक है. और ये हो जाएगा 5 रूट 2 का स्क्वायर. अच्छा हाँ जी, दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन वालों को दोनों को. ठीक है. चलिए तो अगला आगे इसमें ऐसे करेंगे 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 11 का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 इंटू 2a. ज़्यादा ही तबीयत खराब है क्या? क्या कुछ नहीं. ये आपके पास हो गया माइनस 9 माइनस 7 माइनस 2 हो गया, तो माइनस 2
यार तुम कर क्या रहे हो, अजीब अजीब आवाज़ें निकाल के हंस रहे हो। इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। चलो जी देखते हैं, 11 का स्क्वायर इज 121, ये हो गया 4a स्क्वायर, और 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44, 44a। अच्छा, जब भी कभी कोई दो नंबर्स होते हैं ना, जैसे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो -a -b का होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर की तरह ही बिहेव करता है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू a इज इक्वल टू 50। ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर, और ये -44a, और प्लस का 4a, तो ये हो जाएगा -40a। ये 121 और ये 4, ये कितना हो गया 125। 50 को इधर लेकर आ गए, इज इक्वल टू 0। तो 5a स्क्वायर -40a, 125 - 50 इज प्लस का 75। हाँ जी, 5 ले लीजिए कॉमन, a स्क्वायर -8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 इधर कॉमन लिया था, ये तो 0 के नीचे जाकर 0/5, ये तो 0 हो जाएगा। बताइए जी ये क्या हो जाएगा इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग, -5 -3। ठीक है, और भी है कोई डाउट? 37, 37 का थर्ड पार्ट, ठीक है अभी देख रहा हूँ। तो ये तो इधर जाकर 0 हो जाएगा, 0/5 इज 0, और ये हो जाएगा a स्क्वायर -5a -3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। a ले लिया कॉमन, ये हो गया a -5, a -5 इंटू a -3 इज इक्वल टू 0। तो वो यही पूछ रहे थे, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 5 भी हो सकती है और a की वैल्यू 3 भी हो सकती है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यूज पूछी थी, तो दोनों ही वैल्यू इसकी सही है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो तुम्हारे ही नाम वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है आदित्य वर्क्स एज अ लाइब्रेरियन इन एबीसी स्कूल। ठीक है, एबीसी स्कूल में है, लाइब्रेरियन है। ही ऑर्डर्ड, अलग ही लेवल की खुशी हो गई इसको एकदम से। चलो, ही ऑर्डर्ड फॉर बुक्स इन इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ही रिसीव्ड 96 इंग्लिश बुक्स, 240 हिंदी बुक्स एंड 336 मैथमेटिक्स बुक्स. He wishes to arrange these books in stacks such that each stack consists of the books on only one subject and the number of books in each stack is the same. तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो स्टैक्स हैं, जैसे इंग्लिश बुक्स कितनी हैं 96 और हिंदी बुक्स हैं 240। हिंदी बुक्स हैं 240 और मैथ्स की बुक्स हैं 336। ठीक है, तो 96, 240 और 336 इस तरह से ये दे रखा है। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि उसको स्टैक्स में लगाना है, यानी कि ग्रुप में लगाना है, और इस तरह से कि हर एक स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हों। ठीक है, क्या निकालेंगे, HCF या LCM? HCF। ठीक है, क्योंकि स्टैक्स में बुक कितनी, मतलब कितने स्टैक्स बनेंगे, इससे तो कम ही बनेंगे ना, 96 से कम, ऐसे ही 240 से कम, 336 से कम। तो जब रिजल्ट जो है मुझे पहले से ही पता होता है कि कम आने वाला है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब नाम से हाईएस्ट है। जब वैल्यू कम आने वाली होती है तो मुझे हाईएस्ट वाला, मतलब HCF निकालना होता है। जब वैल्यू ज़्यादा आने वाली होती है तो मेरे को लोवेस्ट LCM निकालना होता है। तो HCF ले लो तीनों का, कैसे होगा? 12 तो नहीं है कहीं, चलो देखते हैं, 12 या 24। चलो देखते हैं भाई, 248 ज़ा, 224 ज़ा, 212 ज़ा,
2 6 ज़ा, उधर करता हूँ, अच्छा ठीक है, थर्ड पार्टी देखना है ना, ठीक है चलिए। अब इसमें बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, वो तो HCF करके निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर्म्ड, तो जो HCF है उससे डिवाइड कर करके 96 को डिवाइड करा और 240 को इनको। फिर वो बोल रहे हैं सी पार्ट में, इफ द थिकनेस ऑफ ईच इंग्लिश बुक इज 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ इंग्लिश बुक। इफ द थिकनेस ऑफ ईच इंग्लिश बुक इज 3 सेंटीमीटर, आपको करना क्या है कि HCF क्या आया था 12, 24 आया था, तो 24 3 सा, भाई हर एक स्टैक में 24 बुक्स रखी जाएंगी। इंग्लिश की बुक्स 24 बुक्स रखी हुई हैं, तो हर स्टैक में 24 बुक हैं और एक बुक की जो हाइट है, वो थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल स्टैक की थिकनेस कितनी होगी, 24 3 सा 72। बस ये है, ठीक है जी, इतना करिए, बाकी जी कल देखते हैं फिर, लीजिए।